नहीं कि मैं 100 साल तक जीऊंगा, शुरू से ये ऐसा मन बनाए कि मैंने तो 100 साल जीवन जीना है, तो उसको नशे पते से दूर रहना पड़ेगा, लड़ाई झगड़े से दूर रहना पड़ेगा, खाने पीने में शुद्धता रखनी पड़ेगी, व्यायाम वगैरह करने पड़ेंगे, शादी भी लेट करनी पड़ेगी, तभी जाके 100 छू पाएगा। यदि किसी को यह लालच हो कि मेरा जीवन जाए भाड़ में, मेरे को तो वंशवृद्धि चाहिए, मेरे पास तो जो प्रॉपर्टी है मेरे को तो ज्यादा बच्चे चाहिए, वो 15-16 साल की उम्र में ही शादी करने का लालच करेगा, ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करेगा, तो फिर वो अलग बात है कि वो कितना जी पाएगा। तो इसी प्रकार से जब सफेद मक्खी को लगा कि यहां पे जहरों की भरमार है, तेरा बीज नाश हो सकता है, तो उसने अपने जीवन की चिंता ना करके ज्यादा बच्चे पैदा करने शुरू कर दिए। एक बात। दूसरा क्या हुआ, जो उस सफेद मक्खी को कंट्रोल कर रहे थे, कोई उसको खा रहा था, कोई उसके अंदर बच्चे पड़वा रहा था, वो कंट्रोलर कीट उस जहर के कारण चले गए। साधारण भाषा में समझाने की कोशिश करूं, पाकिस्तान की सेना को मैं ललकार के आ गया और अपनी सेना को वहां से हटा दिया। जो बॉर्डर पे हमारी सेना है उसको तो हटा देते हैं, भाई इस एरिया से चले जाओ, और उनकी सेना पे हम कुछ न कुछ छेड़खानी करके आगे गोलीबारी मार के आग, तो सीधी बात है वो तो एग्रेसिव होके आएंगे और उनको रोकने वाला कोई नहीं है, तो यहां तक पहुंचेंगे। यदि हमारी सेना वहां पे मजबूती पे बैठी है तो हम सुरक्षित बैठे हैं, क्योंकि हमारी सेना उनको आगे नहीं आने देगी। ये प्रकृति ने सिस्टम बना रखा था हमारे खेत में। जैसे जैसे सफेद मक्खी बढ़ रही थी, चिट्टा मच्छर बढ़ रहा था, वहां पे उसको खाने वाले कीट थे। हमने जैसे ही जहरों का प्रयोग किया, वो निश्चित बैठे थे, उन्होंने क्या पता तुम्हारे को भी कोई मारने वाला आ जाएगा। हमने उन मांसाहारी कीटों को मार दिया, और सफेद मक्खी ने डर के कारण ज्यादा बच्चे पैदा करने शुरू कर दिए, तो निश्चित रूप से वो सफेद मक्खी बढ़ गई। अब आप गौर यदि किसी साथी ने कर रखा है, उसको मैं ध्यान दिलाना चाहूंगा, 2007 से पहले एक भी किसान आपके यहां का, हरियाणा का, पंजाब का, राजस्थान का, एक भी किसान मेरे को ऐसा दिखा दो जिसने चिट्टे मच्छर के लिए स्प्रे किया हो। 2007 से पहले वो चिट्टा मच्छर हमारा दुश्मन था ही नहीं। या फिर ऐसा कोई किसान दिखाओ जिसके खेत में उस चिट्टे मच्छर ने नुकसान कर दिया हो। आज तक किसी किसान ने हाथ खड़ा करके ये नहीं कहा कि मेरे खेत में नुकसान हुआ था 2007 से पहले। 2007 में टीवी पे, अखबारों में इसका प्रचार शुरू हुआ, हमने इसकी बगैर पहचान करे उसको मारना शुरू कर दिया। 2014-15 में आपको ध्यान हो, खड़ी कॉटन में तवियां चलाई हमने चिट्टे मच्छर के कारण, क्योंकि हमने 2007 में मारना शुरू किया। तब तक वो बढ़ बढ़ के इतनी संख्या होगी, एक पत्ते पे 200-200 तक चली गई। अब जहां पे वो हैं उनको भोजन तो चाहिएगा, चाहे वो दुश्मन है चाहे मित्र है, भोजन तो वहीं से करेंगे, खेत से बाहर से तो कोई देने से रहा उनका भोजन। जब पौधे के पास केवल 4 के लिए, 5 के लिए ही भोजन की व्यवस्था है, इस पिंड में 1000 आदमियों को हम एक्स्ट्रा भोजन खिला सकते हैं, तो हम खुशी खुशी खिला देंगे। 1000 तक है तो यदि 1 लाख आएंगे तो हम क्या खिला पाएंगे? हमारा भी सत्यानाश होगा और उनका भी होगा, वो भी भूख से मरेंगे। वही हुआ कॉटन के साथ। सफेद मक्खी इतनी ज्यादा पैदा होगी जितना कॉटन का पौधा उसको भोजन नहीं दे पाता था, तो वो सफेद मक्खी के भी पर असर पड़ा और कॉटन पे भी पड़ा। वो हुआ क्यों? क्योंकि हमने उसको मारना शुरू कर दिया। अब मैं छोटे उदाहरण से समझाने की कोशिश करूंगा कितना बदलाव आता है। सफेद मक्खी 17 दिन से लेकर 72 दिन तक जहां पे चाहे अपने जीवन काल को सेट कर सकती है। ये बात तो छोटी सी है, 17 दिन का सेट करो या 72 दिन का सेट करो, हमारे को क्या लेना है। जब 17 दिन का जीवन काल सेट करती है तो छठे दिन उसको बच्चे पैदा करने पड़ रहे हैं, क्योंकि उम्र ही 17 दिन है, फिर कब करेगी। उधर 72 दिन का जीवन काल में 32वें दिन बच्चे पैदा करती है। अब साथियों को यह पता नहीं वो कितने बच्चे पैदा करती है। सफेद मक्खी 200 हैचिंग कर देती है, 270-80 के आसपास अंडे देती है, उसमें से कुछ खराब हो जाते हैं,
औसत लगाते हैं तो 200 बच्चे उसके स्वस्थ एच हो जाते हैं। 6 दिन में 200 तो 12 दिन में 200 गुना 200, 18 दिन में 200 गुना 200 गुना 200, 36वें दिन तक 6 बार 200 को गुणा करेंगे, 64 के आगे 12 जीरो लग जाए, इतनी संख्या बैठती है। उधर जिसने 32वें दिन पैदा किए 200 ही किए, और 200 में से भी मांसाहारी कीट वहां पे मौजूद थे। किसी बुगड़े ने, किसी बीटल ने, किसी भेड़ ने, किसी तंदइये ने, किसी मकड़ी ने अपने अपने हिस्से निकले, और उसमें केवल 15 ऐसी बची जो आगे जनरेशन बढ़ा सकती थी। कहां तो 64 के आगे इतनी जीरो लग जाएं, और कहां केवल 15, तो फर्क खेत के अंदर होना ही था। तो ऐसा जहरों के कारण वो कीड़े बढ़े। अब आप ध्यान दे के देखो, 1984 में हमने अमेरिकन सुंडी को मारना शुरू किया, 2001 आते आते हमारे हाथ खड़े करा दिए, उस अमेरिकन सुंडी ने काबू नहीं आई। 2004 में हमने मिलीबग को मारना शुरू किया, 2007 तक अरबों रुपए का प्रोफेनोफास बिकवा के चला गया। 2007 में हमने चिट्टे मच्छर को, धान में हापर को मारना शुरू किया, तेले को, और 2014-15 तक उन्होंने भी नुकसान शुरू करा दिया। 2018 में गुलाबी सुंडी का प्रचार शुरू हुआ। मैं तब तक हमारे को समझ हुई थी, हाथ जोड़े मैंने किसानों से, भाई इसके प्रचार में ना फंसो, ये कंपनियों का जाल है, कोई गुलाबी सुंडी आज नहीं है। गुलाबी सुंडी जब हम छोटे बच्चे थे तब भी थी। जब हम फवा निकालते हैं तो उसके अंदर से एक छोटा चुंडा रह जाता है, तो वो गुलाबी सुंडी थी। वो हमारे बचपन में भी थी, अब भी है। लेकिन हम प्रचार में फंसते गए। 2021 में एक ऐसा सीन हुआ, बरसात के हुमस के कारण जितने फल थे वो सारे ड्रॉप हो गए, और हमने टोटली दोष गुलाबी सुंडी पे लगा के पक्का मन बना लिया गुलाबी सुंडी ही हमारा नुकसान कर रही है, और उस गुलाबी सुंडी को मारना शुरू कर दिया। जैसे ही मारना शुरू किया वो निश्चित रूप से आ गई। पहले सिर्फ प्रचार में आई थी, और जब मारना शुरू किया तो उसने अपनी संख्या बढ़ा ली और अपने आप को रेजिडेंस देना शुरू कर दिया, तो वो निश्चित रूप से नुकसान का कारण बन गई। आज हमारी पोजीशन क्या है? हमारे को यह दिखाया जाता है कपास लाभ का सौदा नहीं है। उसके बावजूद मैं गारंटी देता हूं, इस गांव की मेरे को पोजीशन का नहीं पता, एक धान के खेत का पूरे खेत की एवरेज और एक कपास के खेत की, किसी भी पोजीशन की कपास हो, मैं नहीं कहता कि वो बहुत ज्यादा निकलेगी, पिछले साल की एवरेज या अब के साल की निकाल के देख लो, जो जेब में पैसे हैं आज भी कपास वाले के ज्यादा है। भले उसने तवियां चलानी पड़ रही हो, उसके बावजूद भी कपास वाले की जेब में जो नगद पैसा आता है वो धान वाले से ज्यादा ही आएगा, क्योंकि धान जितना खर्च खा रहा है कपास इतना खर्च नहीं खाती। हमारे को बिक्री से नहीं, जेब में आने से मतलब होना चाहिए। हमारी जेब में कितने पैसे पड़ रहे हैं, मैं ऐसा नहीं कि हमारे साथ समस्या नहीं आती। मेरे पास 1.25 एकड़ गेहूं था, 1.25 एकड़ ही, बाकी खेत किसी वजह से मेरे को खाली छोड़ना पड़ रहा था। C306 नाम का गेहूं मैंने उस खेत में लगा रखा है। मेरे बड़े भाई की और मेरी उम्र में 17 साल का फर्क है, तो 17 साल में एक किस्म से बाप वाला ही दर्जा आ जाता है, तो उसको धमकाने का अधिकार है। जैसे ही मैंने उसमें 306 गेहूं बीजा तो उसको पता था ये मुश्किल से 12 क्विंटल से 13 क्विंटल निकलती है। जिस टाइम पे मैं बिजाई कर रहा था उसको नहीं पता चला मैं क्या बीज रहा हूं क्या नहीं, क्यों वो अपने काम में बिजी था, मैं मेरे खेत में अपने में बिजी था। लगभग महीने 1.5 महीने की जब कणक हुई तो उसने मेरे को यहां बाजू के पास से पकड़ के कहा, भाई बुद्धि खराब हो गई तेरी। मैंने कहा क्यों भाई? बोले इन बच्चों को रुलाएगा तू? 1.25 एकड़ तेरे पास टोटल खेत है, उसमें भी तू C306 बीज के खड़ा कर दिया तुम्हें, और वो भी ऑर्गेनिक में, तो तेरी बुद्धि काम नहीं करी, तू तो भूखा मारेगा इसको, परिवार को भूखा मारेगा। मेरे से 17 साल बड़ा है, आदरणीय भी है, उसको उल्टा बोलूं तो क्या बोलूं? मैं उसकी सुन के ऐसे कैसे निकल गया, लेकिन दिमाग में चक्री घूम गई मेरी।
इसको बताना जरूर है, मैं बेवकूफ हूं या ये बेवकूफ है, लेकिन शालीनता से बताएंगे। वो टाइम आया, हमने हाथ से उसकी कटाई की, बाकी उनकी कंबाइन चल रही थी, और जिस दिन वो थ्रेसिंग हुई उसी दिन मैंने जिन लोगों को वो C306 बेचना था, मेरे घर से बिकती थी, उनको खेत पे बुला लिया और उस भाई को भी बुला लिया। मेरे यहां पे केवल 14 क्विंटल गेहूं हुई, 4 क्विंटल मैंने अपने घर के लिए निकली और 10 क्विंटल जिनको देनी थी उनके पैसे उस भाई से दिलवा दिए। वो खरीदने के लिए आते गए, मैं बहाना भर के मैं काम में बिजी हूं, भाई को दे दे, भाई के दे दे, तो वो 10 क्विंटल का 70,000 रुपया, 7,000 रुपये क्विंटल बेच रहे थे, उसकी जेब में आ गया और खाने के लिए मैंने अपने गेहूं रख लिए। फिर मैंने उससे पूछा, भाई बेवकूफी तेरी के मेरी, तेरा एकड़ कितने का जा रहा है, मेरा एकड़ कितने का जा रहा है? यदि मैं उसके पास पैसा नहीं देता तो हो सकता वो झूठ वगैरह मानता। अब पैसा उसके पास आया है, वो ऐसे ऐसे सिर के अंदर हाथ करते करते, भाई हम समझ नहीं पा रहे रियलिटी क्या है। रियलिटी है कि आप लोग आपकी घर की कैलकुलेशन करने के आदी नहीं रहे। जैसा कंपनी चाहती है आप उसी का प्रचार करते हो, ऐसा ही सोचते हो, ऐसा ही व्यापार करते हो। आज टोटली किसान उत्पादन पे फोकस है। मेरे से भी कोई नीचे निकल मिलेगा तो ये कहेगा कि मेरे को फार्मूला बता दे, ज्यादा उत्पादन आ जाए। किसी साइंटिस्ट के पास जाएगा तो उसे कहेगा कि ज्यादा उत्पादन का बीज बता दे। लेकिन सच्चाई यह है, जितना उत्पादन हम बढ़ा रहे हैं इतने ही हम पिसते जा रहे हैं, क्योंकि सरकार की लोड खत्म है। वो मंडी में ठुकराता है, आपकी धान नहीं ली जाएगी, क्योंकि उनकी भूख ही नहीं है। यदि कोई भूखा आदमी है, उसको एक रोटी 100 रुपए में बेचना चाहे, बेच सकते हैं आप। एक के खाने के बाद दूसरी नहीं लेगा वो 100 रुपए की। जब वो 4 रोटी से पेट भर जाएगा, आप फ्री में भी नहीं दे सकते उसको, लेगा ही नहीं। तो वही हमने सरकार के साथ किया, उसका पेट भर दिया उत्पादन बढ़ा बढ़ा के। उस उत्पादन से हमारे जेब में पैसे कितने आए ये सोचा नहीं। अब हमारे को करना क्या चाहिए? पहली बात, कीड़ों को डिटेल से समझना चाहिए। कोई भी कीट आपका दुश्मन नहीं है, इसको गांठ मार लो। कीड़ों के जो सिस्टम होते हैं उसके लिए मैं 2-3 बातें आपको यहां बताना चाहूंगा। यदि ज्यादा बोर हो रहे हो तो थोड़ा इशारा कर देना मेरे को, मैं छोटा कर दूंगा। जब तक आनंद आ रहा है मेरे को कोई दिक्कत नहीं, कितना बुला लो, मैं 6 महीने लगातार बोल सकता हूं। इतना मटेरियल भी है और गुंजाइश भी है। आपको धरती पे कितनी प्रकार के आदमी नजर आते हैं? एक ही प्रकार के सारे। ये हमारा ज्ञान का सतर है। अभी मुरली मनोहर जोशी के पास में लगभग 15-20 दिन पहले में था, और वहां उसके लेवल के ही लोग थे। वहां भी मैंने एक सवाल पूछा था, उनसे एक ही बात पूछी थी, 3 ड्राई फ्रूटों के नाम बताओ। आप जानते हैं ड्राई फ्रूट कौन से कौन से? कोई साथी बता सकता है 3 के नाम? 3 ड्राई फ्रूटों के नाम कोई बताएगा क्या मेरे को? काजू, बादाम, पिस्ता। ये है हमारे ज्ञान का स्तर, पूरे देश को बेवकूफ बना रखा है। आज मैं आपको ड्राई फ्रूट बताता हूं रियल होता क्या है। अंगूर एक फल है जिसको फ्रूट बोलेंगे अंग्रेजी में। उस अंगूर को पकने के बाद मैंने सुखा दिया, अंगूर सूखा हुआ फल हो गया, ड्राई फ्रूट अंगूर का हुआ किशमिश। जो नाम आपने बताए हैं, एक बार मेरे को बताओ किस फल के सूखने के बाद वो बनते हैं? नट्स को आप ड्राई फ्रूट बोल रहे हैं क्योंकि टीवी बता रहा है। आपने भी वो आपका कसूर नहीं है, मुरली मनोहर जोशी ने भी यही जवाब दिया था, क्योंकि हम खुद सोचते ही नहीं। ड्राई फ्रूट सूखा हुआ फल। जो बादाम है, बादाम तो गिरी है, उसको मगज कह सकते हैं, नट्स कह सकते हैं, किसी फल का हिस्सा गिरी है वो। यदि किसी फल के सूखने के बाद बादाम बना होता तो मैं मान लेता है ड्राई फ्रूट है। ड्राई फ्रूट का मतलब सूखा हुआ फल। तो इस प्रकार से वो कुछ भी चीजें आपको क्या दिखाया जाएगा कि बादाम खाने से सेहत बढ़ती है। एक आदमी बता दो जिसने पूरी जिंदगी बादाम खाए हो, 3 महीने के बाद हॉस्पिटल ना गया हो।
आप खा के देख लो, जो भी सबसे ताकतवर दिखता हो, लगातार 3 महीने बादाम खाओ, पेट में दर्द ना हो तो मुझे गारंटी देता हूं 1.5 साल तक यदि आपके बाल ना उठ जाए तो मेरे को बता देना। यह अमेरिका का एक ऐसा फल है जिसके अंदर से तेल है, उन्होंने उसको व्यापार कराना है, आप तक ऐसे ढंग से भेजा जाएगा, आप उसके बारे में ना सोचेंगे ना कुछ, और लगातार चले जाएंगे। 100 ग्राम चने को अंकुरित करके उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू ले लो, और दुनिया के सबसे महंगे से महंगे ड्राई फ्रूट जिनको बोला जाता है वो लेके उनकी न्यूट्रिशन वैल्यू नेट का पे निकाल के या खुद टेस्ट करा के देख लो, आपको पता चल जाएगा कितनी ताकत है घोड़े। घोड़ा जो घास खाता है, जो चना खाता है, दुनिया का सबसे ताकतवर जीव है। यहां पे एक बाजरा नाम का अनाज होता था, हमारे को बेवकूफ बना बना के मंडियों में जब बैठना शुरू हुआ तब से हुआ यह सारा खेल। मंडी में जब हम लाला लोगों के पास बैठते हैं 10 मिनट के लिए, 20 मिनट के लिए, ये सोच के यहां से ज्ञान मिलेगा, वो ज्ञान इस तरह से मिलता है। जब तक हमारा किसान साथी मंडी में नहीं बैठता था, सेलर मिल के बाहर जो चोकर होता है उसको गधे खाते थे, सुन्नी गाय गैया खाती थी जो चाकर आता है। लेकिन जैसे ही हम बाजार में बैठने शुरू हुए, उस चाकर को गेहूं से ज्यादा महंगा खरीद के लेके आते हैं, क्योंकि हमारे को बताया गया है सारी प्रोटीन की ताकत इसी में है। और हम सिद्ध करके बताएंगे कि जिस पशु को हम चोकर दे रहे हैं वो दूध ज्यादा दे रहा है। हम ही सिद्ध करके बताते हैं कि ये जो बाजरा है इसके खाने से पशु की ताकत कम होती है, दूध कम आता है, फैट कम आता है। कौन बताएगा? हम साथी सब मिलके। यदि कोई बाजरे की रोटी खाएगा तो उसको कहेंगे ये गरीब घर है, ये सीमेंट खा रहा है, अनाज नहीं खाता, सीमेंट बोलते हैं ना उसको। क्यों ऐसा हुआ? क्यों बाजरा ही उनका दुश्मन क्यों था? क्योंकि बाजरे में विटामिन A1 और B12 नाम के ऐसे तत्व थे, यदि ये दोनों तत्व आदमी में पूरे हों तो आदमी बीमार ही नहीं होता। बीमार नहीं होगा तो उनके इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल कैसे चलेंगे? 6 गांव में एक बैजी होता था, वो भूखा मरता था। आज जिले के अनुसार एम्स बना दिए, छोटे हॉस्पिटलों में तो कमी नहीं है। जहां पे लूट तंत्र ऐसा है कि आप उसने 630 रुपए कह दिए तो 25 नहीं कह सकते, 30 ही दे के आएंगे आप। 6,30,000 बोल दिए तो 6,30,000 का ही बिल पे करके आएंगे। तो उनके बिजनेस को चलाने के लिए बाजरे को खाने से हटाना जरूरी था, और उस बाजरे को प्रचार में लेके आए, और हम उस प्रचार के संयोजक बने। चाहते वो हैं, प्रचार हम करते हैं, उनको पैसा नहीं देना पड़ता। एक बार हमारे एक आदमी के दिमाग में डाल दे, अभी एक जहाज गिरा है, अखबार न्यूज कितनी उठा के देख लो, एक आदमी दिखाएगा पायलट की गलती है, दूसरा आदमी दिखाएगा जहाज ही कंडम था, उसमें था ही नहीं, तीसरा दिखाएगा साजिश ही ऐसी थी कि उस मुख्यमंत्री को मारना है। सबके दिमाग ऐसे भटका दिए जाएंगे, आप सही ढंग से सोच नहीं सकते। जो इशारा मैं कर रहा हूं समझ में आ गया ना क्या करना चाह रहा हूं? हकीकत यह है, आप आपके घर पे बैठ के सोचना शुरू कर दो। 10 साथी मिलके ईमानदारी से आपकी फसल का जो चर्चा का विषय है वो खुद तय करना शुरू कर दो। आपसे बड़ा दुनिया में कोई वैज्ञानिक नहीं है। जितनी खोजें हुई हैं किसान ने की हैं, लोगों ने उसके ऊपर सफाई करके मोहर लगाई है। जितना दुनिया में पैसा है वो किसान और खदान के पास में है। दुनिया में केवल बांटने का तरीका है। हमारे हिस्से को वो पैसा निकालना जानते हैं, और वो हमारे ही बहकावे के अनुसार हमारे ही बच्चों को नौकर बना के, हमारे ही बच्चों से हमको पिटवा के हमारे पैसे ले जाते हैं। ये टोटल तंत्र है। खेती में सबसे बड़ी लूट है। खेती से बढ़िया कोई धंधा नहीं है। खेती के सहारे ही इतने बड़े बड़े गांव हमारे बसे हैं और ये देश बना है। लेकिन हम उनके जाल में फंसा के किस तरह से आएंगे? अभी आपके यहां पे एक प्रचार चलेगा, हो सकता शुरू भी हो, कि जमीन के नीचे हार्ड लेयर बन गई है। क्या बताया जाएगा कि हैवी व्हीकल जो बड़े बड़े ट्रैक्टर हम लेके जाते हैं वो ऊपर से जमीन को कंपैक्ट करते हैं, और ऊपर की जमीन तो हम जुताई कर लेते हैं, उससे नीचे एक बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत ताकतवर ऐसी लेयर बन गई जिसके अंदर से पानी ही नीचे नहीं जाता, ऐसा बताया जाता है। उसके लिए इलाज बताएंगे।
सब सोइलर चलाओ, रिवर्स प्लो लेके आओ, ऐसा सबको दिखाया जाता है। मैं कहता हूं जिस खेत में आपको लगता है कि हार्ड लेयर है, उसमें धान लगने के बाद कुछ समय तक पानी नहीं देना, उसमें दरारें फट जाएंगी, और फिर उस वैज्ञानिक को बुला के भाई आ जाए इस किले को भर के दिखा। कोई भर सकता है उसको? नीचे प्लेट तो बिछ गई, अब वो पानी को क्यों नहीं रुक रहा? ये सब ड्रामे हैं। 35 आसपास के ट्रैक्टर आपके पास में हैं, 80 के उन्होंने बेचने हैं। यदि 35 वाले ही संभाल के रखोगे तो उनकी इंडस्ट्री कैसे चलेगी? 35 वाले कबाड़ में जाएंगे, 80 आसपास के आप खरीदोगे, आपके बच्चे बड़े बड़े डेक लगाएंगे और वो फिर चलाएंगे। ये सब ड्रामे हमारे ही साथी, हमारे ही कुछ साथी बीच में आके प्रचार करेंगे। हमारे भाई हमारे को धमकाएंगे, तुम्हारे को कुछ नहीं पता। मेरा एक बड़ा भाई एयरफोर्स में है, हम 6 भाई हैं। वो पैसे का बहुत लागू हुआ, अपने आप को इतना इंटेलिजेंट मानता है। मैंने भी मूर्खता की। मैं जब तक अलग हुआ उसके 6-7 साल बाद तक उसी को ही आदर्श मानता रहा, भाई यही इंटेलिजेंट है, जैसे वो कहता है ऐसे ही फैसले लेता रहा। और धीरे धीरे मैं कर्ज में दब गया। जब मैं कर्ज में दब गया तो वो भाग गए, वो जितने भी सलाहकार थे ना मेरे, सब भाग गए। कमाल है यार, तू इनको आदर्श मानने बैठा है, इनमें तो इंसानियत ही नहीं है। एक भाई को 6 भाई मिलके छोटे मोटे कर्ज में उठा सकते हैं। इनकी तो पहली बात तो जिम्मेवारी नहीं, फिर इंटेलिजेंट भी नहीं है। जिनमें इतनी समझ नहीं है भाई को उठाना है कि छोड़ के जाना है, तो इंटेलिजेंट किस बात के? तो मैंने अपने फैसले खुद लेना शुरू किया, और अब उनको जलन है इस बात की। वो बार बार मेरी, पहले तो हर बार आके ये करते थे, तूने 2 लाख रुपए बर्बाद कर दिए, गलत कर रहा है, ये पशु सही नहीं है, ये खेती तेरी सही नहीं है, बच्चों को सही जगह नहीं पढ़ा रहा। जैसे ही वो भागे, अब उनका साहस नहीं होता। वो देखता है यार साला ये तो कामयाब भी हो गया, कर्ज भी बढ़ा दिए इसने, और बच्चे भी तुम्हारे बराबर पढ़ा दिए, और बच्चे कामयाब भी हैं। लेकिन अंदर से जलन तो है। एक दिन आके मेरे से कहता है, भाई मैं तो बच्चों को ओट्स पाउडर खिलाता हूं। अब इसका भाव समझो आप। उसको जलन किस बात की है कि इसके बच्चे ऑर्गेनिक खाते हैं, अंदर से गर्व करते हैं। इसके बच्चों को हीन दिखाओ, क्योंकि इसके बच्चे ओट्स पाउडर नहीं खा रहे। तो ओट्स पाउडर ये खिलाएगा भी तो बच्चों के सामने ये कहे कि मैं बच्चों को ओट्स पाउडर खिलाता हूं, ताकि मेरे बच्चे अपने आप को छोटा समझे और मेरे साथ झगड़ा करें कि ओट्स पाउडर ताऊ के बच्चे खा रहे हैं तो मेरे को भी खिलाओ। ऐसी उसकी मनसा के साथ उसने कहा। अब आप सीन देखो, जैसे उसने कहा कि ओट्स पाउडर खाते हैं तो मैं थोड़ा मुस्कुरा गया। उसको लगा भाई कुछ न कुछ बात है। तो उसने कहा भाई क्यों मुस्कुराया? मैंने कहा क्या भाव लेता है भाई? उसने कहा 800 रुपए किलो।